हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहनवाज आलम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आप देख रहे हैं शाह 7.01। आज हम फिर एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसका टाइटल है अंबानी की शादी मोदी जी को भारी पड़ी। हीरो बनकर निकले राहुल गांधी। अपना न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमें इसी तरह नमस्कार। सपोर्ट करें। मोदी की जुबान का और पके हुए आम का कोई भरोसा नहीं है, कब टपक जाए कोई बता ही नहीं सकता। कोई जिन भरोसा अंबानी नहीं, को नरेंद्र मोदी कल तक काले धन कोई वाले बता नहीं टेम्पो का सकता। मालिक बता बात रहे बिल्कुल थे, आज उन्हीं अंबानी के घर फूफा बनकर दावत उड़ाने पहुंच गए। वैसे मोदी अंबानी के सगे फूफा नहीं है, नहीं भी जाते तो फेरे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैंने पहले ही कहा है, मोदी की जुबान का, उनके काम का और पके हुए आम का कोई भरोसा नहीं है। चलिए, अब दो बातें हैं। या तो नरेंद्र मोदी कोई ने भारत भरोसा देश के नहीं। लोगों से झूठ बोला कि अंबानी राहुल गांधी को टेम्पो में भरकर काला धन भेजते हैं, या तो मोदी खुद काला धन का रैकेट चलाने वालों से मिले हुए हैं और उनके यहाँ दावत उड़ाते हैं। देखिए क्या होता है प्रज्ञा जी, जब आपको हार सामने दिखती हो और आपके पास कोई तर्क नहीं हो तो आदमी कुतर्कों पे उतर आता है। और कुपड़ आदमी यदि कुतर्क दे तो वो अति भयंकर होता है। जब उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया। उन्हें लगा कि ये रास्ते पे आ जाएंगे, चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। लेकिन लोग कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपको महाराष्ट्र की यदि बात बताऊं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में टूर कर रहा था तब, तो एक जगह एक सांसद की रैली थी। तो सांसद रास्ते में देखा कि रास्ते पे लोग खड़े हैं। हम भी उसी सांसद की गाड़ी से ही जा रहे थे, मतलब जो उम्मीदवार था कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, तो उसके एक गाड़ी के साथ हमारी गाड़ी भी थी। तो रास्ते में एक जगह जमाव दिखा उसको रोड पे, तो उसमें गाड़ी रोकी। क्योंकि चुनाव के टाइम पे नेता अक्सर ऐसे करते कि भाई किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो एकदम उसी को खबर बनवाते हैं। तो उसको लगा क्या हो गया जमाव रास्ते पे, तो वो उतरा तो हम भी गाड़ी से उतर के भागे कि क्या क्या माजमा है। तो उन्हें लोगों को कहा कि क्या हो गया। बोला कुछ नहीं साहब, रैली के लिए जाइए आप। नहीं, बोला बोले आप क्यों खड़े हैं। बोले हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। बोले मैं समझा नहीं। बोले साहब हम जानते हैं कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया हुआ है, आपके पास पैसे तो होंगे नहीं, लेकिन गांव वालों ने तय कर लिया कि आपकी रैली में आना है। तो हमने चंदा करके एक टेम्पो हायर किया है। अब वो टेम्पो लगातार चक्कर काट रहा है। तो बहुत सारे लोग चले गए, अभी दो ट्रिप के लोग बैठे हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं वो भी आए, तो तब तक हम भी पहुंच जाएंगे आप पहुंचते पहुंचते। ये क्या है? ये पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसको हम कहते हैं। लोग स्वयं भू पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि लोगों को पता पड़ गया कि अकाउंट फ्रीज हो गए भाई। चुनाव के दौरान आप किसी का अकाउंट फ्रीज करो, किसी के यहाँ रेड करो। भाई राहुल गांधी का चौपर 3-3 बार चेक होता है कि आपके पैसा तो नहीं जा रहा है। और वहां कोल्हापुर में वीडियो आते हैं, एक नाथ शिंदे का चौपर लैंड होता है और उसमें से बैग ही बैग निकलते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबको पता है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का कैसा वन वे यूज हुआ है। तो इसका बावजूद लोग इससे चिढ़ गए, और चिढ़ने के कारण जो लोग मोदी की विचारधारा के साथ उनको लग रहा था कुछ होगा, वो भी एंटी मोदी हो गए। खासकर मोदी जी का वो कहना कि गले का मंगलसूत्र उतार के तुमको उसको दिया जाएगा और घर के भैंस खोल के दी जाएगी। लोग बीजेपी सिंपथाइजर भी बोले यार ये बहुत ज्यादा हो गया। अब मोदी जी वो मोदी जी के पास कुछ नहीं बचा है, बस यही करेंगे। और फिर मोदी जी ये भूल गए कि उन्होंने क्या किया। ये मैं हमेशा एक कहानी सुनाता हूँ इसके साथ रिलेटेड जो होती है ऐसी ही, कि एक आदमी साइंस का लेक्चरर स्कूटर लेके जंगल से निकला, और बीच रात का टाइम सुनसान, कोई दिख नहीं रहा था, आगे पीछे गाड़ी बंद हो गई। उसने खूब प्रयास किए, नहीं। फिर उसको गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं इसका डाउट आया। तो पेट्रोल देखने के लिए उसने क्या किया, माचिस जला के टंकी के पास गया और एकदम मुंह में भड़का गया। अब लोग कहे कि भाई ये साइंस का लेक्चरर है, इसको मालूम है पेट्रोल के पास आग जलाना मना है। वो जो भाप है पेट्रोल की, जो ऊपर से फ्यूम्स निकलते हैं, वो तुम्हारा चेहरा जला देगी। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? ये मूर्खतापूर्ण काम इसलिए किया क्योंकि वो जिस सिचुएशन में था उसमें उसके पास कोई, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया कि अंधेरी रात है, स्कूटर चालू नहीं हो रहा है, कहीं से मदद नहीं आ सकती। तो उसने ये बड़ी गलती कर ली।
तो ये सिचुएशन है। जब मोदी जी ने देखा कि जनमानस साथ नहीं है, चुनाव हार रहे हैं, कहीं से वापस आने के चांस नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करो, अडानी अंबानी का ही नाम ले लो कि ये चुनाव लड़ रहे हैं ना, कहां से पैसा आया होगा, अडानी अंबानी ने दिया होगा। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? भले उम्र और अनुभव कम हो, लेकिन राहुल गांधी मोदी से 100 गुना ज्यादा मैन ऑफ वर्ड्स निकले। जिनका विरोध किया उनकी बारात में रसगुल्ला खाना उनको गवारा नहीं था, इसीलिए नहीं गए। बारात में बट रही 2 करोड़ की घड़ियां राहुल गांधी को खींच नहीं पाई, और यही अंतर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में है। राहुल गांधी पूंजी और पूंजीपति के लिए लार टपकाते हुए पैसों के पेड़ अंबानी की शादी में नहीं गए। शायद माँ बाप के सिखाए उसूल आज भी उनके भीतर जिंदा है। दोस्तों, मोदी बारात में उन शंकराचार्य के आगे झुके मिले जिनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न्योता तक नहीं भिजवाया गया था। अधूरे मंदिर के उद्घाटन पर शंकराचार्य ने अनिष्ट की भविष्यवाणी की थी। वही अनिष्ट आज तक भारत के लोग झेल रहे हैं। यूपी में बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भगदड़ में सैकड़ों लोग मर रहे हैं। मोदी बैसाखी पर आ गए हैं, राम मंदिर से पानी टपकने लगा है, अयोध्या की सड़कें धंस गईं, एयरपोर्ट्स की छतें गिर गईं, बिहार में पुल बह गए, कश्मीर में आतंकी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, यूपी के बीजेपी के भीतर मार मची हुई है, कुर्सी छीनने की जंग चल रही है। दोस्तों, शंकराचार्य तब भी तटस्थ थे, किसी से प्रभावित हुए बिना अपनी बात खुलकर कहते थे, और आज भी वो डंके की चोट पर बात कहते हैं। कोई और बाबा होता तो एक बार मोदी से हाथ मिला लेने के बाद केचुआ बन जाता, रीढ़ की हड्डी किनारे रखकर मोदी नामा पढ़ने लगता, लेकिन शंकराचार्य ने अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं छोड़ा। बारात से आने के बाद उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से गायब हुए सोने की बात उठाकर उन्होंने सनसनी मचा दी। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर का 228 किलो सोना गायब है। 228 किलो सोने का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हो गया है, सोना गायब कर दिया गया है। तो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं। दोस्तों, भारत के मंदिरों से इतनी बड़ी मात्रा में सोना पहली बार अंग्रेजों ने लूटा था। अब बीजेपी सरकार में लूटने के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या हुआ सोने का? देश के सबसे बड़े शंकराचार्य को मीडिया में आकर ये मुद्दा उठाना पड़ रहा है, बड़े शर्म की बात है। और उससे ज्यादा शर्म की बात उस सरकार के लिए है जो राष्ट्रवादी है, जो डबल इंजन की सरकार है, जो धर्म के नाम पर भड़काकर और डराकर वोट लेती है। वो मंदिर से गायब हुए सोने पर शंकराचार्य को स्पष्ट जवाब आखिर क्यों नहीं देती? बीजेपी के खुद के विधायक ये मानने लगे हैं दोस्तों कि मोदी की सरकार में डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, मोटरसाइकिल का पंचर बनाना ही सीखना पड़ेगा। ये बीजेपी के विधायक पन्ना लाल शाक्य हैं, मध्य प्रदेश के गुना से चुने गए हैं। याद रखिए, मध्य प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश वही राज्य है जहां बम्पर डबल इंजन की सरकार है। ये साइंस की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने शासन के अंत की तरफ है। योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिशें बीजेपी के भीतर से ही होने लगी हैं। योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। आज नहीं तो 2027 में बीजेपी के बोरिया बिस्तर उठाने की तैयारी जनता भी कर चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री का इस सूरत में या फिर उस सूरत में बदलना तो तय है। बीजेपी के घड़ा कितना भर चुका है उसको केशव प्रसाद मौर्य की इस बात से समझिए। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। फिर योगी आदित्यनाथ का जवाब भी सुनिए। हालांकि ये बातें सीधे तौर पर नहीं कही गई, लेकिन कही गई
ये सच है। और उसी मीटिंग में कही गई जिस मीटिंग को एकता के लिए बुलाया गया था, हारे क्यों इसका मंथन करने के लिए बुलाया गया था। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। देखिए भरत जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 की, अखिलेश यादव के परिवार में लड़ाई थी, कई सारे तमाम कारण थे। जिस प्रकार से लोग थोड़े से मान के चलते थे कि मुस्लिम जो समाज है वो थोड़ा सा हावी था, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग तरस थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेंटर में आई थी और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लोगों में जोश था। और एक सबसे बड़ा कारण 2013 का दंगा भी था मुजफ्फरनगर का। इन तमाम कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे नंबर हासिल करे थे उत्तर प्रदेश। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से हतोत्साहित लोग हुए हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 7 साल से आप जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरह से आप सत्ता के 3 से 4 केंद्र देख रहे हैं, एक केंद्र बनारस में है, एक केंद्र दिल्ली में है, एक केंद्र लखनऊ में है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उसका फायदा अखिलेश को ही होगा, क्योंकि अखिलेश आज वहां पे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं लोकसभा के संदर्भ में भी कहना चाहता हूं भरत जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अभिमान में नहीं होती तो अखिलेश यादव की सीटें इतनी नहीं आती। आज चाहे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, अखिलेश भी कुछ भी कहे, जितनी बार भी हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती थी, कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमारी 20-25 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी। वो ये कहते थे कि हमारी 20, 22, 25 सीटें आ जाएंगी, इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी उनकी, उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत थी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो मोह भंग हुआ था, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, उनकी पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी 7 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव भी हार गई। दोस्तों, आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होना बिल्कुल तय है। देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी हार रही है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, हरियाणा में बीजेपी हार रही है, बिहार में बीजेपी की हार होने वाली है। इस समय बीजेपी बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। मोदी के नाम का जो ब्रांड इंटरनेट के जरिए बनाया गया था, मोदी नाम का गुब्बारा जो फुलाया गया था, वो नरेंद्र मोदी के झूठे भाषणों से अब फूट चुका है। आज की तारीख में मोदी बैसाखियों पर हैं और कई राज्यों की सरकारों का सिंहासन डोल गया है। तो दोस्तों, राह है दूर, इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, होता है क्या? जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। बस इतना ही इस वीडियो में। जय हिंद।